पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी माइंड। जिस घड़ी का आप सभी को था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है और फाइनली जो आपकी पेड पीडीएफ थी वो अब फ्री में यूट्यूब पे आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का है आप लोगों को और शायद हमें भी कि भाई ये पूरी पीडीएफ आपको हम नहीं करवा पाएंगे आज, है ना। इसके मात्र हम आपको देखो 50 क्वेश्चन चारों यूनिट से आपके हम करवा देंगे और उसके बाद में 100 क्वेश्चन की एक अलग पीडीएफ है वो करवा देंगे। तो यानी कि लगभग 300 एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अभी भी अगर आपको ये पीडीएफ पढ़नी है तो एक काम करो, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं इंस्टॉल है तो तुरंत इंस्टॉल करो। पेड कोर्सेज में जाओ, 50 रुपये में मात्र एक पीडीएफ की ही तो बात है, खरीद के फटाफट से पढ़ डालिएगा, ठीक है। उसमें 1 लीनियर पॉइंट्स वगैरह भी है जो हम आपको यहाँ कवर नहीं करवा पाएँ, ठीक। तो आइए देखते हैं, जितने बच्चों के पास है वो पढ़ के जाइएगा सब। जितनी क्लासेस हमने आज करवाई हैं वो सब कर लो और जो पेड पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर ली है वो भी पढ़ लो और बस फिर जाओ पेपर देने, ठीक। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एजुशियर से हुई है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करते हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपका महात्मा गांधी जी का। किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तकनीकी, जो आपका टेक्नोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक के किस भाषा से हुई? तो टेक्निकॉस से हुई है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत क्या आता है आपका? हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, याद रखिएगा, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर आपका द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय पूछा जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे आपका क्या कह सकते हैं हम, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। प्रणाली उपागम जो है वो आपका शैक्षिक तकनीकी तृतीय के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र आपका कौन सा है? तो शिक्षा शास्त्र का जो नया क्षेत्र है वो सूचना व संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आप पढ़ रहे हो ये क्या है? तो शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र है। शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता आपके कौन है? तो शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता मॉरिसन है। अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है आपका? तो व्यवहार तकनीकी से संबंध है ना। इस वाली पीडीएफ में अगर आप खरीदेंगे ना तो आपको सारी डेफिनेशंस भी एक जगह मिल जाएंगी। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 था, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? JS रॉस ने, जॉन पी डेसिको ने, ब्राइमर ने या डेविस ने? तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम की बात अगर की जाएगी तो ब्राइमर ने किया था। कैसे याद रखोगे? जब दीवार में पेंट करते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं? प्राइमर लगाते हैं, तो वैसे ही प्राइमर याद रखिएगा, ठीक। वो पा होता है यहाँ बाय, तो उतना दिमाग लगा लो, मतलब है ना थोड़ा सा। शैक्षिक तकनीकी के तीनों रूप अथवा उप शाखाओं का वर्णन किसने किया? तो लुम्सडेन ने किया। किसने किया? लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के तीनों रूप अथवा उपशाखाओं का वर्णन किया था। किसने किया था? तो लुम्सडेन ने किया था। मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोगों को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ये कथन किसका था? तो रॉबर्ट ए कॉक्स का था ये कथन आपका। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी यानी रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की संज्ञा किसने दी है? तो सिल्वरमैन ने दी है। किसने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है? तो BF स्किनर ने माना है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, देखो वही क्वेश्चन बन गया ना, तो सॉफ्टवेयर है। तृतीय की अगर आप बात करोगे तो क्या है? प्रणाली उपागम है ना। शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो हार्डवेयर यानी कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम में। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया है? तो 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया। किसने? तो लुम्सडेन ने। उसके बाद में कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था आपका? तो BF स्किनर ने किया था। किस शिल्प के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है? तो कठोर शिल्प के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय को और किस नाम से जानते हैं? यानी जो आपका प्रणाली उपागम है ना, उसको और किस नाम से जानते हैं आपका? तो उसको जानते हैं हम लोग प्रबंध तकनीकी उपागम के नाम से। किससे? प्रबंध तकनीकी उपागम के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? तो प्रणाली विश्लेषण बोल लो या शैक्षिक तकनीकी तृतीय बोल लो, या अभी हमने आपको ऊपर प्रणाली उपागम पढ़ाया था उसी को, ठीक। शैक्षिक तकनीकी की तृतीय उपागम यानी प्रणाली उपागम वास्तव में किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है आपके शैक्षिक तकनीकी तृतीय उपागम या प्रणाली उपागम बोलिए, ठीक। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, ये बात किसने कही थी? तो जे ब्लूमर ने कही थी।
उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष आपके कौन से होते हैं? तो अदा प्रदा प्रक्रिया यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अनुदेशन तकनीकी का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रूनर एवं ग्लेशियर को जाता है। शिक्षण तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्य वस्तु को क्रमशः 4 सोपान, कौन कौन से 4 सोपान? तो नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका था? तो आइस के डेविस का था। संप्रेषण नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो साइबरनेटिक्स से लिया गया। किससे? साइबरनेटिक्स। याद रखिएगा, काइबरनेट्स नहीं होगा, साइबरनेटिक्स से लिया गया है। उसके बाद में क्या है? शैक्षिक तकनीकी के चतुर्थ वर्ग को क्या कहलाता है आपका? तो अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? तो अनुदेशन का अर्थ होता है सूचनाएं देना। परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है आपका? तो परिणामों का मूल्यांकन करना कहलाता है प्रदाय, यानी कि आउटपुट। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीवीसी, टीवी, आप बताओ इन सबको टच कर पाते हो? तो ये क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर हमने आपको किसमें पढ़ाया? तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम में पढ़ाया है ना, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है आपकी? तो परिस्थिति के द्वारा होती है। स्किनर ने अपने किस सिद्धांत द्वारा या प्रस्तुत या सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वरन मानव के व्यवहार को भी परिवर्तित तथा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये सिद्ध किया था इन्होंने अपने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत में। अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है आपका? तो शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है शिक्षण संबंधी अनुचित रणनीतियाँ। ठीक, याद रखिएगा। छात्रों का आरंभिक व्यवहार यानी इंटर्निंग जो आपका बिहेवियर होता है ये ज्ञात किया जाता है। तो अदा से यानी इनपुट से। किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्यवस्तु पर अंतः प्रक्रिया से होता है? तो प्रक्रिया का। सॉफ्टवेयर आगम को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर आगम को व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी के नाम से जाना जाता है। प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रणाली उपागम क्या है आपका? शैक्षिक तकनीकी तृतीय है ना, तो प्रणाली उपागम है। तो प्रणाली का अर्थ क्या होता है उसमें? तो विश्लेषण तथा विकास से होता है। प्रणाली उपागम एक प्रकार से समाधान प्रक्रिया है किसकी? तो तार्किक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक किस परिमाणात्मक आधार प्रदान करती है? तो निर्णय लेने के लिए। प्रणाली उपागम के सोपान आपके कौन से हैं? तो प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, प्रणाली प्रारूप एवं का विकास, तो ये सभी है। प्रणाली उपागम सीखने तथा शिक्षण व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान की एक विधि है। तो ये कैसी विधि है आपके? तो वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पाठ्यवस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी के में सम्मिलित किए जाते हैं? तो आपके शिक्षण तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षण तकनीकी में पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है? तो 4 सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ एवं सहायक सामग्री का चयन किया जाता है? तो व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। अब बहुत बच्चे नियोजन समझ के कौन नियोजन लगाएं, लेकिन नहीं, आंसर होगा व्यवस्था। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? तो नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपका? शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणाओं की प्रवृत्तियों का चयन शिक्षण तकनीकी के किस सोपानों के अंतर्गत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्रसरण के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है आपका कि शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है? तो नियोजन तकनीकी के अंतर्गत। अनुदेशन प्रारूप को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 आपका कि काइबरनेट्स का अभिप्राय क्या होता है? तो शासन करने का। काइबरनेट्स का अभिप्राय क्या होता है? तो शासन करने का। देखो यहाँ से आपके यूनिट 1 के हमने क्या कितने क्वेश्चन करा दिए? 50। अब हम लोग करेंगे जरा यूनिट 2 के क्वेश्चन, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो ये सब आप PDF आप ले सकते हैं। PG पॉइंट ऐप पे ये PDF अवेलेबल है, जिसका प्राइस अब 25% ऑफ पे कर दिया गया है, मात्र 50 रुपये, है ना। अगर आप 50 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं तो खर्च कर दीजिए, इतना क्या ही सोचना है एक चीज़ को लेकर के। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिट 2 है आपकी अनुदेशात्मक तकनीकी की रणनीतियाँ। प्रश्न संख्या 1 है आपका कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है आपका? तो ये कथन है आपका बर्टन का। शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है आपका, तो व्यावसायिक प्रक्रिया ये नहीं है। शिक्षण का क्या अर्थ है आपका? तो शिक्षा देना, पढ़ाना और ज्ञान देना, ये सभी अर्थ हैं। उसके बाद में है आपका देखो शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक क्या है? तो एक ये क्या है आपकी व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा?
तो एडम्स ने कहा। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो जॉन डेवी ने कहा था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम वेबिनार शब्द का प्रयोग 2008 में कहाँ पर किया गया? तो लेक सुपीरियर झील में, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कब किया गया, तो अगर कब पूछा जाए तो 2008 में, और कहाँ पर किया गया? तो लेक सुपीरियर झील में, ठीक। उसके बाद में देखिए जरा, किस स्तर में के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? तो स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। किसके क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है? तो शिक्षण के क्षेत्र में जो है बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। तो देखिए किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? तो स्मृति स्तर के शिक्षण में पाई जाती है विचारहीनता। किसके क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है? तो शिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्थक तथा संबंधित डैश आसानी से याद हो जाती है। तो सार्थक तथा तकनीकी संबंधित आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं आपकी। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एक महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु आपकी एक महत्वपूर्ण उपागम के अंतर्गत आएगी। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने सोपान होते हैं आपके? तो बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में 5 सोपान होते हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं आपके? तो 4 तत्व हैं। नेक्स्ट, स्मृति स्तर की शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है आपके? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, याद रखिएगा। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है आपके? तो मॉरिसन है। कौन? बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक। चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था के प्रवर्तक कौन है आपके? तो हंट है। कौन है? हंट है। मॉरिस पी हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के कितने सोपान बताए हैं? तो 4 सोपान बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। चिंतन स्तर शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो छात्र, ठीक। उसके बाद में क्या है? देखो, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है आपका, तो पाठ्य पुस्तक सम्मिलित नहीं है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो आपकी किसने प्रतिपादित की थी? जॉन डेवी ने। कौन कौन शामिल था? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? सूचना संप्रेषण, व्यावसायिक प्रक्रिया, सामाजिक विकास या अपरिवर्तनशील व्यवहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अपरिवर्तनशील व्यवहार। अनुदेशन द्वारा छात्र के किस पक्ष को विकसित किया जा सकता है? तो अनुदेशन द्वारा छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण का क्षेत्र आपका कैसा है? तो शिक्षण का क्षेत्र आपका कैसा है? विस्तृत है। कैसा है? विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, अनुबंधन का क्षेत्र कैसा है? तो याद रखिएगा, शिक्षण का क्षेत्र तो आपका विस्तृत है, लेकिन अनुबंधन का क्षेत्र जो है वो आपका कैसा है? तो संकुचित है। अनुबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन और आदतों को सीखना। ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। किसी पाठ्य वस्तु को शिक्षक विचारहीन स्थिति से लेकर के विचारपूर्ण स्थिति तक कितने स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है? तो 3 स्तरों पर प्रस्तुत कर सकता है। पूर्व अनुभव का समय पर स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ये कथन किसका है आपका? तो वुडवर्थ का है। अचेतन मन में पहुँचे अनुभवों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्मृति कहलाती है। स्मृति की प्रक्रिया आवश्यक तत्व नहीं है, तो किसका आवश्यक तत्व नहीं है? तो उद्देश्य का। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कितने सोपानों में किया? तो 4। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना कितने प्रमुख पदों में वर्गीकृत किया? तो 5। पंचपदी प्रणाली किसकी है आपकी? तो हर्बर्ट की है। मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान को किस नाम से जाना जाता है? तो बोध स्तर के नाम से जाना जाता है। किस स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि को महत्व दिया जाता है? तो अवबोध में। चिंतन स्तर के शिक्षण, देखिए, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रमुख तत्व नहीं है, तो वर्णन नहीं है। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है? तो शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में ऐसा शिक्षण होता है। क्या होता है भाई? कि शिक्षण मतलब इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण का नियोजन करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अगर देखो सेशन लाइक, देखो एक बात आप ये जान लो, थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बस, कि एक टीचर क्या, जब अभी नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, जब आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में आएंगे ना, या हो सकता है कि आप टीचर हों भी, एक टीचर क्या करता है? वो अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही तो निभा सकता है। भाई हम आपको बुक से कवर अप करवा चुके हैं, हम आपको पवन का नोट्स पढ़ा चुके हैं, हम आपको ईजी नोट्स पढ़ा चुके हैं, हम आपको गोल्ड सीरीज़ पढ़ा चुके हैं, हम आपको पेड कंटेंट भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी इतनी रात में, है ना, समझिए बात को। हम आपके लिए जो भी चीज़ है वो सब तो आप कर चुके हैं भाई, बुक से एक एक यूनिट पढ़ाई है, पेज बाय पेज, ठीक, नोट्स पढ़ाएं, क्या नहीं किया है।
अब अगर कल को पेपर में आपके पर्यावरणीय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे, खैर इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, क्योंकि हम पिछला देख चुके हैं। फिजिकल वाले में मैथ्स के क्वेश्चन भरे पड़े थे, है ना, मैथ्स वाले में पता नहीं कहाँ के रीजनिंग के क्वेश्चन डाल दिए थे। तो कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा सा इस बार डिस्टर्बिंग रही हैं, मुझे पता है बहुत अच्छे से। भाई एज अ टीचर मैंने क्या पढ़ाई ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और बच्चों ने उसे कैसे सीखा क्या क्या ये भी पता है। बाकी देखो अब कल का पेपर में क्या होने वाला है आई डोंट नो, पता नहीं उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन देंगे कि क्या करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि एज अ टीचर शायद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो हमने सब निभाई हैं। लेकिन अगर मतलब बस ये है कि चीज़ें बहुत नेगेटिव बच्चे का, ऐसे आप समझ लो कि जो बच्चे कभी जीवन में कमेंट नहीं किए होंगे इस चैनल पे, वो तक नेगेटिव कमेंट कर दिए कि मैम कुछ पढ़ाया हुआ ही नहीं रहा। ऐसा तो कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि 15 दिन में हमने आपको जितनी पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाई उनमें से कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं आया। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कम से कम नहीं तो पास होने भर के क्वेश्चंस आपको आराम से मिल गए हैं, हमने सब एनालिसिस किया है ना। लेकिन अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं एज अ टीचर सिर्फ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकती हूँ बस। और बाकी अगर ये चैनल जो CSJMU के लिए सिर्फ था, अगर ये ना होता तो भी खैर कोई ख़ास फ़र्क आप लोगों को पड़ने वाला नहीं था। बस ये है कि अगर आपको लगता है तो आप बने रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप बिल्कुल, ये कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा आपसे कि हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा, सब यही बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा। देखिए मोटिवेशन तो एक अलग ही फैक्टर हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ डेडिकेटेड आपके लोगों के लिए ही शुरू किया था, और बाकी आपकी जैसी इच्छा। मेरा यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, ये आप लोग खुद इतने समझदार हैं, आप लोगों ने खुद भी सारी चीज़ें पढ़ी है ना। हमने आपसे कहा था आप अपने पेडागोजी की सब्जेक्ट्स की बुक ले लीजिएगा। 95% बच्चा, ये मेरी यहाँ पे बैठ के वारंटी है कि 95% बच्चा जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना पेडागोजी के लिए, हमने शुरू में बोल दिया था कि पेडागोजी की किताब ले लो, लेकिन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये मेरी गलती है। नहीं पढ़ा, खुद से सेल्फ स्टडी नहीं की, ये मेरी गलती है। पेपर के 1 से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप पढ़ के सिर्फ पास हो सकते हैं, ना कि आप टॉप कर सकते हैं। लिख के ले लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब सोचो कि नहीं हम तो 30 मार्क आए, हम तो 90% नंबर ले आएंगे, बाकी टाइम अपना कंपटीशन की क्लासेस करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, और उसके बाद में पेपर के 1 दिन पहले हम पढ़ के हम 90% से ऊपर ले आएंगे, 95% ला करके अपना कॉलेज टॉप कर देंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा असंभव रही हैं चीज़ें। और बाकी तो देखो सब समझदार हैं और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज अ टीचर हमने आपको देखिए तकनीकी की बुक तो पढ़ाई है पूरी, इजी नोट्स तो पूरे क्वेश्चंस करवाए हैं, गोल्ड सीरीज तो करवाइए, पवन तो करवा दिया है। अब क्या बचा भाई? अब तो जो पेड बचा था वो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के हम। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अब इससे ज़्यादा एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, वो भी यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक। खैर ये तो एक हो गई ऐसी नॉर्मल बात, ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मन में था तो हमने कह दिया, है ना। शिक्षण की किस अवस्था में शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया होती है? तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। नेक्स्ट, शिक्षक पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किस अवस्था में करता है? तो शिक्षण की अंतिम अवस्था में करता है ना। नेक्स्ट, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या है? तो सउद्देश्यता का सिद्धांत है। करके सीखना सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। बालक की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन किस सिद्धांत में किया जाता है? तो चयन के सिद्धांत पे। शिक्षण सूत्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो शिक्षण पर पड़ता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को किस और नाम से जाना जाता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर। किसको? देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर को हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर से भी जानते हैं। गेस्टाल्टवाद यानी कि अवयवीवाद पर आधारित सूत्र आपका क्या है? तो पूर्ण से अंश की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दृष्टांत के सिद्धांत की ओर। किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का बयान रखना कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। ये सिद्धांत किसका? तो सहसंबंधिता का सिद्धांत है। पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर दर्शाता है हम लोगों को? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। किस शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में दूरदर्शन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो 20वीं। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद में क्या, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में सूचना को किसके माध्यम से प्राप्त करने वाले पहुंचाया जाता है? तो कोएक्सियल केबल। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक आपके कौन है? तो सुकरात है। यानी कि यहाँ से आपने 50-50 कितने प्लस 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे जरा आगे की यूनिट से संबंधित, है ना।
बाकी देखो ये पीडीएफ पढ़नी है तो आप हमारे पीजी पॉइंट ऐप से ये पीडीएफ को पढ़ सकते हैं पूरा। अब देखो आईसीटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में किस नाम से जानते हैं? तो आईसीटी। बताओ, ये पहला ही पेपर हमने देखा फिजिकल साइंस का, उसमें धरा था ये क्वेश्चन। अब बताओ पेपर 3 की चीज़ें जो है पेपर 1 में आ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? एज अ टीचर आप जब मतलब थोड़ा सा भी अगर अपने आप को कूल माइंड से सोचोगे ना तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये भी मुझे पता है कि अगर मैं एनालिसिस करवा देती तो आप यही कहते कि मैम नहीं 90% तो मेरा 70 नंबर मतलब 70% to 80% के बीच में तो बन जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। नहीं 70 तो आप 65 to 80% के बीच में आएगा, मुझे पता है। लेकिन एनालिसिस नहीं करवाया, इस वजह से बच्चे और घबराए हुए थे। अब हम जो एनालिसिस करवाएंगे वो ऑफिशियली ही वाला जब वो यूनिवर्सिटी से आएगा तभी करवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे फिर उसमें निगेटिव चीज़ें आने लगती है ना, इस वजह से कि मैम यहाँ पे बी नहीं डी होगा, फलानी वेबसाइट में सी दिखा रहे हैं, ढकाने चैनल में ये दिखा रहे हैं। तो ये और जो लोग मतलब आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका खामियाजा हमें नहीं, सबको ही भुगतना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूचना एवं संचार तकनीकी का अवयव है? तो ऑनलाइन लर्निंग, एजुसेट के माध्यम से सीखना और वेब आधारित लर्निंग। उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से ली गई है? तो कम्युनिस्ट से ली गई है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो समझिएगा बात को, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा तो जो उसका रिप्लाई आया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पृष्ठपोषण। क्या कहते हैं? पृष्ठपोषण। अब देखो जरा, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों को शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए कौन एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है? तो अंतःक्रिया विश्लेषण। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। किसने कहा? तो एडगर डेल ने कहा। नेक्स्ट, संप्रेषण के अवयव नहीं है तो प्रेषक नहीं है ना। बाकी देखो नेक्स्ट, संप्रेषण के अवयव क्या नहीं है इसमें? तो टेलीग्राम नहीं है। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले शिक्षार्थियों व शिक्षकों के व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 10। शिक्षक वार्ता में कितने वर्ग होते हैं? तो 7। विद्यार्थी वार्ता में कितने वर्ग होते हैं? तो 2। शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य तथा क्रियाएं की जाती हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो शिक्षक कथन में रखा जाता है। कक्षा में चुप्पी अथवा की अवस्था फ्लेंडर्स के किस वर्ग में आती है? तो याद रखिएगा अंतिम वर्ग में आती। वर्ग भी पूछा जा सकता है, तो अंतिम वर्ग में आती है। शिक्षक कथन में कौन सा व्यवहार सम्मिलित होता है? तो शाब्दिक व्यवहार। फ्लेंडर्स ने प्रथम 7 वर्गों में किसको कितने भागों में विभाजित किया था? तो 2 भागों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला याद है ना। अप्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर ने कितने विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया था? तो देखो पहली बात तो टीचर्स वाले को 7 वर्गों में विभाजित किया, फिर 7 को 2 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष के अंतर्गत कितने रखे थे? 4, और प्रत्यक्ष के अंतर्गत कितने रखे थे? तो 3। प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या नहीं सम्मिलित किया? तो प्रोत्साहन को सम्मिलित नहीं किया था। फ्लेंडर के अप्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं सम्मिलित है? तो आलोचना नहीं सम्मिलित है। फ्लेंडर द्वारा शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किस पद्धति का विकास किया गया? तो अंतःक्रिया विश्लेषण का किया गया। अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? तो वास्तविक की तरह प्रतीत होना, अनुकरण करना, यथार्थ जैसी स्थिति बनाना। उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अनुरूपण का वास्तविक अर्थ क्या है आपका? तो भूमिका निर्वाह करना। उसके बाद में क्या है कि देखिए बुकशैक के अनुसार अनुरूपण शिक्षण का तत्व क्या है? नहीं है, तो सामाजिक तत्व नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो प्रथम पद होता है आपका योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना, ये कथन किसका है? तो एलन का है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ? तो अमेरिका में 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो DW एलन एवं कीथ एप्सन है। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितनी होती है? तो 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित रहता है? तो 5 मिनट। उसके बाद में क्या है देखो नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण का घटक अथवा तत्व नहीं है। क्या नहीं है? तो जटिलता नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तुति ऑडियो कैसेट एवं वीडियो फिल्म द्वारा दी जाती है। भारतीय परिस्थितियों में ऑडियो या वीडियो के स्थान पर किसमें संस्तुति की गई है? तो मानवीय प्रेक्षक में। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें वीडियो टेप के माध्यम से विशिष्ट शिक्षण कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों में वृद्धि की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा ये किसने दी थी? तो पैक एवं टकर ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? तो पाठ योजना का निर्माण। सूक्ष्म शिक्षण का छठा व अंतिम सोपान कौन सा है आपका? तो पुनः प्रतुष्टि।
पुनः प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या सम्मिलित नहीं है, तो सामाजिक अंतःक्रिया सम्मिलित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण एलन ने कब किया था, तो 1963 में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो 6। सूक्ष्म शिक्षण कैसी प्रविधि है, तो प्रायोगिक एवं वैश्लेषिक। सूक्ष्म शिक्षण कैसी विधि है आपकी, तो व्यक्तिनिष्ठ। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं नहीं है, कौन सी, तो अभिप्रेरणा की अवस्थाएं नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दोसांझ ने लिखी है। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया, तो डी तिवारी ने किया। शिक्षण कौशल से संबंध कुछ कार्य एवं व्यवहार हैं जिनको छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने हेतु संपादित किया जा सकता है। ये कथन किसका था, तो ब्राउन का था। व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बलन के प्रयोग की कल का विकास मुख्य रूप से किया गया, किसने किया, तो BF स्किनर ने। वह वस्तु या उद्दीपन जिसके सहारे से पुनर्बलन दिया जाता है क्या कहलाता है, तो पुनर्बलक कहलाता है। शिक्षण कौशल किसे प्रदान किया जाता है, तो छात्र अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। NCERT द्वारा कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया गया है, तो 7। शिक्षण में पुनरावृत्ति कौशल का उपयोग किया जाता है, तो पाठ योजना को संक्षेपित करने के लिए। यानी 150 क्वेश्चन आप पूरे यहाँ से कवर अप कर चुके हैं। अब करेंगे हम लोग यूनिट जो आपकी लास्ट है ना, उससे संबंधित कुछ 50 क्वेश्चन। ठीक, देखिए यूनिट 4 शिक्षण के आयाम। तो अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। कंप्यूटर है कैसा है, तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम आपका क्या, हार्डवेयर है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय आपका क्या है, तो सिस्टम अप्रोच जिसे आप प्रणाली उपागम कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय आपका क्या, सॉफ्टवेयर। शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र क्या है, तो सूचना व संचार तकनीकी। इसका संबंध अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी से है। उसके बाद में देखिएगा सामूहिक वाद विवाद के प्रकार कौन है, तो सार्वजनिक वाद विवाद और शैक्षिक वाद विवाद दोनों। किस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है, तो तबा शिक्षण प्रतिमान जो है आपका वो। शिक्षण प्रतिमान का महत्व क्या है आपका, तो शिक्षण प्रतिमान अनुसंधानों में सहायक होते हैं। ये संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के ब्लूप्रिंट होते हैं, अनुदेशन के आधार होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जैविक विज्ञान प्रक्षर प्रतिमान है आपका, तो जोसेफ जे सकवाब के द्वारा दिया गया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया, तो आपका रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया। अध्यापन की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, तो आगमन विधि। निम्न में से कौन सी विधि प्राचीनतम विधि नहीं है, तो प्रयोजना विधि जो है वो आपकी प्राचीनतम विधि नहीं है। और जो आपकी व्याख्यान विधि है वो आपकी किस पर आधारित है, तो शिक्षक पर आधारित। उसके बाद में देखो बालक स्वयं खोज कर ज्ञान प्राप्त किस विधि के द्वारा करता है, तो अन्वेषण विधि के द्वारा। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे, तो रेखीय विक्रमित अनुदेशन से। संप्रेषण की प्रक्रिया में जो व्यक्ति संप्रेषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्रोत कहते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रतिमान किस वर्ष दिया गया, तो 1965 में। सहकारी अधिगम में निम्न में से किस पर दिया जाता है, तो नवाचार युक्त अधिगम, सहयोगी अधिगम, नेतृत्व कौशल का विकास। सामूहिक वाद विवाद किस प्रकार अवयव है आपका, तो जनतंत्रात्मक। अभिज्ञान शिक्षण प्रतिमान किसने दिया, तो विलियम शुड्स ने। उसके बाद में विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचना की शिक्षण प्रतिमान है, किसने कहा, तो पार्ल्डीगन ने कहा। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो लॉरेंस व डेविस ने। संप्रेषण का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है, तो नियंत्रण। सहकारी अधिगम प्रणाली आपकी कैसी होती है, तो छात्र केंद्रित होती है। किसका निर्धारण अनुवांशिकता के आधार पर होता है, तो अभिरुचि का होता है। उसके बाद में सहकारी अधिगम में निम्न में से किस स्तर पर किस पर बल दिया जाता है, तो नेतृत्व कौशल के विकास पर, सहयोगी अधिगम के विकास पर, साथ में नवाचार युक्त अधिगम में। निर्मितवाद प्रतिमान निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है आपका, तो पियाजे के। निर्मितवाद दर्शन शास्त्र की उसकी किस शाखा से संबंधित है, तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो संज्ञानवादी प्रक्रिया है। व्यक्ति पर्यावरण व सामाजिक मध्यस्थता द्वारा ज्ञान निर्मित करता है, ये किस निर्मितवाद की मान्यता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान किसने विकसित किया है, तो हंट ने। कौन सा प्रतिमान छात्रों को संप्रत्यय निर्माण व संप्रत्यय पुनः निर्माण में सहायक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्रिम संगठन प्रतिमान। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो जेरोम व ब्रूनर ने। शिक्षण प्रतिमानों के मुख्यतः विभक्त किया है, तो 4 भागों में विभक्त किया। अग्रीय व्यवस्थापक प्रतिमान का विकास किया, तो डेविड आसुवेल ने। शिक्षण प्रतिमान किस भाषा का रूपांतरण है, तो अंग्रेजी भाषा का। आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, तो हिल्डा तबा। निम्न में से कौन से शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है आपका, सामाजिक कौशलों का चयन।
निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है आपका? तो माता पिता। निम्न में से कौन शिक्षक प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों तथा संप्रत्तियों का अवबोधन करना है? तो अग्रिम संगठक। निम्न में से शिक्षण प्रतिमान का आधार सूत्र अवयव नहीं है? तो उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान के तत्व आपके कौन से हैं? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, उद्देश्य एवं संरचना, तो उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के संप्रत्तियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? तो अग्रिम संगठन प्रतिमान। बहुइंद्रिय अनुदेशन इस प्रत्यय का विचार दिया? तो एडगर डेल ने। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो अनुभव से सीखते हैं। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है आपके? तो सैनन। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो 4। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉरेंस और डेविस ने। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया आपका? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया। उसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है आपका, विक्रमित अनुदेशन के निर्माण का दूसरा सोपान उद्देश्यों के प्रतिमान करना तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना। ये हो गए आपके पूरे कंप्लीट यहाँ से 200 प्रश्न, ठीक है। अब देखो ये तो 200 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में हम आपको 100 क्वेश्चंस कुछ देखो कंप्यूटर के हैं, वो पूरे क्वेश्चन हम आपको कंप्यूटर के करवा दे रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि एक यूनिट है पूरी आपकी ICT, है ना। तो वो करवा देते तो पूरे आपके 300 प्रश्न हो जाएंगे, है ना। देखिए ये वाले क्वेश्चन ना हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचने का कार्य क्या कहलाता है? तो डेटा बस। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके? सॉफ्टवेयर। रोम का पूरा फॉर्म क्या होता है आपका? तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो आउटपुट। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, क्या कहलाता है? तो केंद्रीय संसाधन इकाई में 1 बाइट में होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्ड डिस्क क्या कहलाती है आपकी? तो भंडारण युक्ति कहलाती है। ALU को छोटे से बड़े रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। निम्न में से निर्गत आउटपुट डिवाइस आपकी कौन सी है? तो आपकी है मॉनिटर। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि फंक्शनल कीज कितनी होती है कीबोर्ड में? तो 12 होती हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो 3 प्रकार के होते हैं। कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का क्या कार्य होता है? तो टाइप करना। फ्लॉपी का आकार आपका क्या होता है? तो 5.25 इंच, 3.58, ये सभी सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है आपका, तो कैसा होता है? CPU में होता है। किसका भाई? CPU में ALU, CU और MU 3 चीज़ें होती हैं, तो CPU में होता है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो पर्सनल फोल्डर कहते हैं। परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है आपका? तो प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? तो 16। परिचालन प्रणाली के अवयव आपके कौन से? तो उपर्युक्त सभी, यानी कर्नेल, शेल, एप्लीकेशन टूल्स। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं आपके, तो एनालॉग कंप्यूटर। बाइनरी कोड कहलाता है, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। कम कीमत में कंप्यूटर क्या होते हैं आपके? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, वो कम कीमत के होते हैं। सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर आपके सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है आपका, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, परीक्षा परिणाम की घोषणा में और शिक्षण प्रशासन में, तो ये सभी सही हो जाएगा। वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रैम को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, याद रखिएगा, रैम को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आधा कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, किसको कहते हैं? तो CPU को कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट उपकरण आपका क्या है? तो ऑप्शन डी स्कैनर है। उसके बाद में देखो आउटपुट उपकरण क्या है? तो आउटपुट उपकरण आपका क्या है? प्रोजेक्टर है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं आपके, तो चार्ल्स बेबेज। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका ABC। निर्देशों का समूह आपका क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम। CPU का पूरा नाम आपका क्या है? कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तथ्यों तथा अंकों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सारणीयन। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 10,000। निम्न में से डॉक्यूमेंट्स पैकेज है आपका, तो ऑप्शन एकदम से हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है आपका, तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, इन सभी में फाइल तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं हम लोग माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, कैसा होता है? तो जो आपके अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में और सत्य के सन्निकटता हेतु, तो ये डी ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू को प्रयोग करते हैं, तो लॉग ऑफ करने में करते हैं। उसके बाद में नेटवर्किंग के लिए, तो देखो कंप्यूटर केबल NIC, और NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सुनो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। NIC का फुल फॉर्म होता है आपका, है ना। ये सभी सही हो जाएगा। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है?
तो वो होती है आपकी सर्च इंजन। हार्डवेयर कहते हैं, किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है आपका, तो कीबोर्ड है। 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1 GB बराबर 1024 MB जो आप यूज़ करते हो दिन भर रील्स देखने में। क्यों, कहा तो मैम ब्लेम नहीं करिए, आपकी क्लास में इस समय नेट खत्म हुआ जा रहा है। नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग क्या कहते हैं, तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे कहते हैं नेटवर्किंग। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका क्या है, तो ब्राउज़र है। हाइपरलिंक प्रोग्राम कहते हैं, हाइपरलिंक प्रोग्राम कहते हैं एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। कैलकुलेटर की स्मृति कैसी होती है, तो कैलकुलेटर की स्मृति होती है आपका सीमित आंतरिक स्मृति। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है किस पे, तो उसके क्रियाकलाप, विकास और सॉफ्टवेयर पर। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपका, तो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो BC एकदम सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ, किसका हुआ, तो इंटरनेट का। MS एक्सेल क्या है आपका, तो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर आपका है तो कौन सा है, ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। कीबोर्ड की फंक्शन की इसकी संख्या कितनी होती है, 12। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम आपका क्या है, तो प्रिंटर है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैक स्पेस। PC का नाम मतलब जिस हम बैक स्पेस करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप देखते हो ना बैक स्पेस नाम की एक आपके कीबोर्ड में की होती है। PC का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो डेस्कटॉप। वेब ब्राउज़र करता है तो वेब पेज को खोलता है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, अटैचमेंट। कंप्यूटर की आवश्यकताएं क्या हैं आपकी, तो गति, स्मरण, शुद्धता, ये सभी। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है आपका, तो वर्ल्ड वाइड वेब का। चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है तो कैलकुलेटर के नाम से। TCP IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्पेरेंटो। शैक्षणिक संस्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा .edu। डाटा सुरक्षा के रूप मुख्य रूप से किसी सुरक्षा आवश्यक है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क की। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे किए जाते हैं तो ये आपका हैकिंग से संबंधित होते हैं, क्रैकिंग से संबंधित होते हैं और लुभावने अवसरों जो आपके अवसर मतलब जो आपके ऑफर्स होते हैं ना उनसे संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 से अधिक प्रकार का होता है। डेटा सुरक्षा के चरण क्या है आपके, तो डेटा की कॉपियां रखना, डेटा को नियमित डंप लेना, एकदम सही हो जाएगा। सिस्टम हुआ पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है तो इंटरनेट की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं आपकी क्या है, तो इसमें विस्तारता का गुण है, ये अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये केवल सरकारी विभागों का में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका, पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइनों के रूप में। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सेल का मुख्य कार्य डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है आपका, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम दोनों ही है। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, तो 3.1। FTP का पूरा नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, तो आपके 30 दिन। किसी IP एड्रेस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। हॉटमेल का विकास किसने किया था, तो सबीर भाटिया ने। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से होता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है क्या, प्रिंटेड आउटपुट। उसके बाद में क्या है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है तो सूचना में परिवर्तित करना है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है आपकी, तो प्रोसेसिंग कहलाती है आपके डेटा को व्यवस्थित करना और डेटा की गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है आपका, तो संगणक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली के प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, तो LAN का। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं क्या कहते हैं, तो विंडोज़ कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है आपकी, तो संचार से। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, क्या नहीं है, तो आपका सुपरवाइजर नहीं है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया, तो कंप्यूट से लिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, तो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसा है, तो मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग है। और उसके बाद में जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो देखिए एक कम 300 क्वेश्चन फाइनली आपके पूरे हो गए। एक क्वेश्चन आप हमको कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या पूछे भाई,
शिक्षण तकनीकी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे थे ना, तकनीकी शब्द आपका किस भाषा से लिया गया ये बता दीजिएगा, ठीक। अब देखो, एक एज अ टीचर मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई। अब इस वीडियो से संबंधित वीडियो मतलब नहीं आएंगे, तो जितनी क्लासेस ली हैं वो आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा सुबह तक, चाहे जैसे, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, सबसे पहले तो आपको ठाकुर पब्लिकेशन की पूरी किताब पढ़ाई शुरू में, उसके बाद में हमने आपको गोल्ड सीरीज़ पढ़ाई, उसके बाद में हमने आपको आज अभी राजन पवन सीरीज़ पढ़ाई, राजन सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन जो भी कंप्यूटर के करवाए वो थे, और उसके बाद में हमने आपको गोल्ड सीरीज़ पढ़ा दी, पेड नोट्स का जो कंटेंट है वो पढ़ा दिया। अब इससे ज़्यादा एक टीचर क्या ही कर सकता है, अब इससे ज़्यादा एक टीचर बताओ तो जान दे सकता है और कुछ नहीं, है ना। अब कल कैसा पेपर आने वाला है, क्या होने वाला है, इस बार तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि रिस्पांस बहुत बेकार आ रहा है। कोई मैम मतलब बच्चों का कहना ये है कि मैम पास तो सब हो जाएंगे, लेकिन टॉप करने वाली बात है मेनली 90% नंबर कैसे आएंगे, अब 95% कैसे आएंगे। अब भाई चलो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी देखो, हाँ, कल आपका EVS, कल के बाद में आपका EVS का होगा। जैसे आज हमने तकनीकी की क्लास कराई है, वैसे ही हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी EVS में मदद कर पाएँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको PG Point ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको EVS की PDF मिल जाएगी। जो तो वो EVS की PDF तो ऐसी है जो आपके पहली बात तो 25% उस पर भी ऑफ है, वो भी आपके 50 रुपये में है ना। अब ये आप समझ लो कि अगर वो PDF आप ले लोगे, है ना, तो वो आपकी टेट में भी काम आएगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी हम चाहते हैं आप आज की इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इसके बाद टेक्नोलॉजी का वीडियो नहीं आएगा और टेक्नोलॉजी मैंने शुरू से पढ़ाई है। तो हम चाहते हैं हम एक आपका कमेंट कि आपको क्या लग रहा है कि पढ़ करके आज इतनी मेहनत, और आपको मतलब मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, जो आपको चीज़ें लगे आप उस विषय में कुछ भी लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए क्या मोटिवेशन है। तो एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, करेंगे सेशन को यहीं से एंड। लेकिन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग देयर एग्ज़ाम। बट एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ना आए तो उसको ठंडे दिमाग से पढ़ना, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन को वो डायरेक्टली ना पूछ करके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन वही है, चीज़ें वही हैं, अगर आप उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिक कर देना है, ट्रिक का मतलब है घुमा के पूछ रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा, ना आए तो अच्छे से पढ़िएगा, पेपर छोड़ करके नहीं आएगा, 75 से ज़्यादा नहीं करिएगा, वरना आखिरी के जो क्वेश्चन आपके सही होंगे वो भी चेक नहीं होंगे, गलत में काउंट हो जाएंगे। मतलब वो शुरू का 75 रीड ले लेता है ना। तो ना वाइटनर का प्रयोग करिएगा, ना कटिंग पटिंग करिएगा, है ना। और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।